वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज़ बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं। Hello everyone, this is me Akshay Raj Agarwal and welcome again to CIZ Plus. So we are continuing with another lecture, that means lecture number 15. This is lecture number 15 of previous year question series of RSM SSB Junior Engineer paper. So राजस्थान के जूनियर इंजीनियर एग्जाम को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं और ये 15th लेक्चर है। आई होप कि आप इससे पहले वाले लेक्चर्स भी देख रहे हैं और उससे आप बहुत जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते उनके आप नोट्स बना रहे हैं ताकि आप जस्ट बिफोर द एग्जाम वो रिवाइज करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 41 से 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। सो देखते हैं, ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। Yes, the fundamental principle of surveying is to work from, first option है whole to part, second is part to whole, थर्ड ऑप्शन है लोअर लेवल टू हायर ग्रेड लेवल और फोर्थ है हायर लेवल टू लोअर लेवल। सो इसका क्या आंसर होगा, इसको हिंदी में मैं देखता हूं। सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार कार्य करना होता है। नंबर 1 है संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर, आंशिक भाग संपूर्ण भाग की ओर, निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर या ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर। और इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ, बहुत इजी था। ये है होल टू पार्ट। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। पहले हम बड़ी पिक्चर से शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोटे पिक्चर पे शुरू करते हैं। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे राजस्थान के जयपुर सिटी का मैप बनाना है, जयपुर सिटी का सर्वे करना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? मैं सबसे पहले इंडिया का मैप लूंगा, फिर इंडिया के मैप से शुरू करते हुए मैं राजस्थान पर जाऊंगा, फिर राजस्थान से शुरू करते हुए मैं जयपुर पर जाऊंगा और फिर मैं जयपुर के एक एक कोने को पकड़ूंगा। सो मैंने होल से पार्ट पर गया, धीरे धीरे जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास करके एक छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट पर जाता रहा। सो इट इज लाइक दिस। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? व्हेन द कर्व इज टू बी सेट आउट ओवर अ रफ ग्राउंड, the method used is, so यहाँ पर ये कर्व्स का क्वेश्चन है। हिंदी में देखते हैं, जब एक खुरदरे यानी कि रफ स्थल पर वक्र की निशानबंदी करनी हो तो कौन सी विधि काम में ली जाती है? मतलब कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टू थियोडोलाइट मेथड, रैंकिन मेथड, टेक्योमेट्रिक मेथड या आइदर 1 और 3। सो मैं देखता हूं, तो मैं बता देता हूं। देखिए, इसका फ्रेंड्स सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जब हम रफ ग्राउंड की बात करते हैं तब टू थियोडोलाइट मेथड और टेक्योमेट्रिक मेथड ये दोनों काम में आ जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, आप इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, a lighthouse of 120 meter height is just visible above the horizon from a ship. The correct distance between the ship and the lighthouse, considering combined correction for curvature and refraction, is. So हमें यहाँ पर क्या निकालना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें ऑप्शंस हैं, ये हिंदी में देख लेते हैं। 120 मीटर्स की ऊंचाई का एक प्रकाश स्तंभ एक यान से क्षितिज सिर्फ ऊपर दिखाई देता है। उस यान एवं प्रकाश स्तंभ के बीच की दूरी कितनी होगी यदि वक्रता एवं वर्तन का संयुक्त संशोधन को ध्यान में रखा जाए तो इसका ऑप्शन है 39.098 या 42.226, 39098 या 42226। ये सभी ऑप्शंस मीटर्स में हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हाइट होती है, हाइट इज 0.0673 डी स्क्वायर, ठीक है। ये हाइट होती है हाइट ऑफ लाइट हाउस। मतलब ये है कुछ इस तरह से, जैसे ये अर्थ होती है ना, ये मान लीजिए अर्थ है और आपने ये आपका टॉवर खड़ा है, ये टॉवर है, और अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो इसको जस्ट आप देख पा रहे हैं। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा, दिस डिस्टेंस इज दिल्ली, डी से डिस्टेंस है, ये एच है।
तो जब मैं डिराइव कर सकता हूँ इस फॉर्मूला को, जब मैं कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन लगाऊंगा तब फॉर्मूला ये बनता है। अब इसमें h की वैल्यू आप क्या डालेंगे, 120 मीटर। इसमें आप h की वैल्यू 120 मीटर डाल दीजिए, तो जो ये d आएगा, डिस्टेंस ये किलोमीटर में आएगा, ये ध्यान रखिए, d आएगा किलोमीटर में। तो यहाँ से आप d निकाल सकते हैं, d बिकम्स 120 डिवाइडेड बाय 0.0673, इसका अंडर रूट, तो ये इतने किलोमीटर आ जाएगा। तो जब आप इसको किलोमीटर में करेंगे, उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना मत भूलना। इसका करेक्ट, ये जब किलोमीटर्स में आएगा तो आएगा 42.226 किलोमीटर। तो ऑप्शन हमें मीटर्स में गिवन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 मत कराना, आप ऑप्शन नंबर 2 मत करके आना, क्योंकि वो मीटर्स में हमें बताना है। तो इसलिए इसका हो जाएगा, इसको किलोमीटर से मीटर में करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4,226 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। Two straight lines intersect at an angle of 60 degree. The radius of a curve joining the two straight lines is 600 meters. ठीक है, रेडियस हमें 600 मीटर गिवन है। The length of long chord and mid ordinate in meters of the curve are. तो ये फिर से कर्व्स का ही क्वेश्चन है। कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्विंग में कर्व्स आप जरूर पढ़ के जाना पेपर में जाने से पहले। तो हिंदी में पढ़ लेता हूँ। दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर काटती हैं। इन दोनों सीधी रेखाओं से मिलने वाले चक्र की त्रिज्या 600 मीटर है। इस वक्र की दीर्घ जीवा की लंबाई एवं मध्य कोटि का मान मीटर्स में कितना होगा? तो आप इसका निकालिए जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आप भी सॉल्व करें। देखिए, एक ये मान लेते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट है, और ये ऐसे जा रहा है, ये पहले कर्व इस तरीके से जा रही है, लेट से। तो इसका अगर मैं सेंटर बनाऊंगा तो ये होगा कर्व का सेंटर, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है ना। तो अब हमें गिवन है कि जो इंटरसेक्शन हुआ है वो 60 डिग्री हुआ है, यानी कि ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये टोटल एंगल ये भी 60 डिग्री हुआ, क्योंकि ये होगा 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपको समझ में आ रहा है। तो अब हमें लॉन्ग कॉर्ड निकालनी है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। तो ये होती है लॉन्ग कॉर्ड जो मैं बना रहा हूँ। तो अगर मैं इसको इस दो ट्रायंगल में देखूंगा, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ये आपको समझ में लग रहा है ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। अगर ये रेडियस r है तो ये लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का आधा कितना हो जाएगा, r साइन थीटा बाई 2। तो मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, है ना, जो मतलब 30 डिग्री है यहाँ पर। सो अगर मैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकालूंगा वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ r साइन थीटा बाई 2। ट्वाइस हो जाएगा ना, क्योंकि ये है और यहाँ से ये ट्वाइस, सो 2r साइन थीटा बाई 2। तो जब आप इसको करेंगे, आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डालेंगे तो r हो जाएगा 600 मीटर्स। सो 600 इंटू 2 इंटू साइन 30, साइन 30 होगा 1/2। तो इसलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा, 600 मीटर्स ही आ जाएगा, ये 600 मीटर्स ही हो जाएगा। ठीक है, सो हो गई लॉन्ग कॉर्ड। अब अगर मुझे मिड ऑर्डिनेट निकालना है तो मिड ऑर्डिनेट कितना होता है, ये यहाँ से लेकर दिस इज मिड ऑर्डिनेट। इसका मतलब मिड ऑर्डिनेट निकलता है r माइनस r कॉस थीटा बाई 2 से। तो r माइनस r कॉस थीटा बाई 2 करिए आप, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डालें, r की वैल्यू आपको 600 मीटर्स पता है, तो ये आंसर कितना आ जाता है, r माइनस r कॉस थीटा बाई 2 करने से ये आंसर बन जाएगा 80.4 मीटर्स। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इन अ क्लोज्ड लूप ट्रेवर्स ऑफ 1 किलोमीटर टोटल लेंथ, 1 किलोमीटर टोटल लेंथ है, द क्लोजिंग एरर्स इन डिपार्चर एंड एटीट्यूड आर 0.3 मीटर एंड 0.4 मीटर रिस्पेक्टिवली। सो क्लोजिंग एरर्स हमें गिवन है। द रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ दिस ट्रेवर्स विल बी। सो रिलेटिव प्रिसीजन हमें निकालनी है। तो हम देखते हैं, 1 किलोमीटर की कुल लंबाई के एक समवृत्त माला रेखा में भुजांक एवं अक्षांश की बंद त्रुटियों का मान क्रमशः 0.3 मीटर एवं 0.4 मीटर है। इस बंद चक्रम
कि पारस्परिक परिशुद्धता कितनी होगी, यानी कि रिलेटिव प्रिसीजन कितनी होगी। सो आपको रिलेटिव प्रिसीजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिलेटिव प्रिसीजन होती कितनी है, किसके बराबर होता है ये? रिलेटिव प्रिसीजन इज इक्वल टू रिलेटिव एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। ठीक है, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने रिलेटिव एरर निकालनी है, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर करना है, तो रिलेटिव प्रिसीजन आ जाएगा। और रिलेटिव एरर कैसे मिलता है? आपको सिग्मा डिपार्चर का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा लैटिट्यूड का होल स्क्वायर करना है और उसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये होता है रिलेटिव एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। तो आपको सिग्मा डिपार्चर कितना गिवन है, ये है 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे पेरीमीटर से, वो है 1000 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर है ना। तो ये कितना बन गया, ये आ गया 0.5, न्यूमरेटर हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 1:2000। सो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा इसका आंसर। सो 65 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए ये जो पेपर है ये डिप्लोमा का पेपर है, मैं मानता हूं कि ये डिप्लोमा का पेपर है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि सर हमने इतना तो डिप्लोमा में नहीं पढ़ा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस एक्सक्यूज से नहीं भाग सकते। इवन इफ आपने अगर डिप्लोमा में नहीं पढ़ा ना, तो आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको ये पढ़ना होगा। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक बार अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो ये क्वेश्चंस अपने आप को रिपीट करते हैं इसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते, कम से कम ये टॉपिक्स अच्छे से सुन लो। और अगर आपने अभी तक CIZplus.com पर जाकर खुद को अकाउंट नहीं बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी मिस्टेक भी हो सकती है। आप CIZplus.com पर जाकर, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हैं, जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब CIZplus.com का जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है होलसम डाइट पैक, एक होलसम डाइट पैक है जो कि स्टूडेंट्स ले चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आप इसको जल्दी से ले लो जाकर, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया हुआ पैक है। इसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के 5 से 8 लेक्चर्स आपको देंगे। तो जब हम आपको 5 से 8 लेक्चर्स देंगे तो आपका एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट बातें सारी रिवाइज हो जाएंगी। और टेस्ट सीरीज भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, सब कुछ है उस पैक में। तो ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और भी कई डिफरेंट पैक्स हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी है और भी कुछ है, आप जाकर देख सकते हैं CIZplus.com पर। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो मत भूल जाना, कहीं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हम आगे चलते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। 65, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सन, ये सन है, सूरज, दिस इज सन। So the value of magnetic declination of magnetic bearing of sun at noon is 350 degrees is, so हमें magnetic declination की वैल्यू बतानी है। हिंदी में पढ़ता हूँ, यदि दोपहर में सूर्य का चुंबकीय दिक्मान 350 डिग्री हो, यानी कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक बेरिंग, तो उस समय चुंबकीय दिक्पात यानी कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का मान कितना होगा। तो हम ये निकाल सकते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा है, मतलब यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट। मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, आप ध्यान से सुनना। देखिए, जब हम सन की बात करते हैं नून पर, नून के टाइम पर, यानी कि जब 12 बजते हैं दोपहर के, उस टाइम पर आप एक फैक्चुअल बात याद रखिए, इसकी जो बेरिंग होती है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन से मैच करती है। यानी कि या तो वो ऐसे है, देखिए ये मैं ट्रू नॉर्थ है और ये ट्रू साउथ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम सन नून की बात करते हैं 12 बजे, उस टाइम पर ये या तो ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है या फिर ये ट्रू साउथ की तरफ पॉइंट करता है। हमेशा ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की तरफ ही ये पॉइंट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो या तो आपका जो सन है वो मान लेते हैं कि हम ट्रू नॉर्थ पर ही पॉइंट कर रहे हैं इस टाइम पर। तो अगर मैग्नेटिक बेरिंग,
मैग्नेटिक बीयरिंग 350 डिग्री है, इसका मतलब हम क्लॉकवाइज अगर इसकी ट्रू बीयरिंग देखेंगे तो या 0 डिग्री या 360 डिग्री कहूँगा मैं। तो अगर वो 350 डिग्री है, इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर होगा, तभी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एंगल 350 डिग्री है ना। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 10 डिग्री, और ये 10 डिग्री ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड है, क्योंकि ये ईस्ट है ना और ये वेस्ट है, तो ये 10 डिग्री ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट मीन्स 10 डिग्री ईस्ट। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन 2 बोला था उनका ये गलत हो गया है। जिन्होंने संजय कुमार ने, मैं देख रहा हूं कि सिर्फ संजय कुमार ने ही ऑप्शन नंबर 1 बताया था, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये है ट्रू नॉर्थ, और ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सन की बेयरिंग है, सन यहीं पर पॉइंट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, और अगर मैग्नेटिक बेयरिंग 350 डिग्री है, इसका मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर होगा ना, दिस विल बी मैग्नेटिक नॉर्थ। तभी तो यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल 350 डिग्री है, 350 डिग्रीज। तो अगर मैं पूछूं ये एंगल कितना होगा, ये बीच का एंगल जो मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 10 डिग्री होगा ना। और ये मतलब कि मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब कि ये ट्रू नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, और मैग्नेटिक नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड है, 10 डिग्री ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड हुआ है। तो इसीलिए ये इसकी जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होती है कि ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, ये होता है ना, तो ये ईस्ट की तरफ है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं।